नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। देखिए गाइज, अपन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो ग्रेजुएट लेवल के अपने अपने 2025 में हुए थे, उन पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 47 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, ठीक है। अब तक मैंने 9 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है, और जो आपकी बच रही है बहुत ही जल्द मैं मतलब पूरी 47 शिफ्ट आपको करवा दूंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस को समझ के कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहे। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का जो अपना पेपर है वो है 10 जून को जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी आपकी, उसका सॉल्यूशन अभी अपन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो 11 और 4 15 हो जाएगा, और बाहर इंटू है तो पहले इंटू 16 होगा। 15 को 15 से इंटू करेंगे तो 225, ठीक है। तो और इसको ये प्लस का और ये प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 9 और 2 11, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 और 1 9, 191, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, 225 को माइनस करना है, ठीक है। तो भी माइनस का क्या आएगा अपने पास में, 225 में से आप 191 को उठाते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 34 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रेक्षणों 69 60 39 58 55 31 84 64 और 80 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, समांतर माध्य आपका क्या होता है, सब संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग देते हैं। समांतर माध्य मतलब एवरेज औसत आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 18 8 26 5 31 32 4 36 और 4 40। हासिल में 4 चला गया, 6 4 10 16 19 24 29, और ये 32 8 40 और 46 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 54। मतलब 540 आपका आएगा। इसमें आपको भाग देना है। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 का भाग दे लो, ठीक है। 9 6 54 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 60 इसका आंसर आएगा। देखिए भाई, 0 पॉइंट नहीं है, ये 60 है आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आपका 60 क्या आएगा, इसका समांतर माध्य आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 33.9 और 40.1 मूल है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़े समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। भाई मूलानुपाती सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है भाई मूलानुपाती सूत्र, ये होता है आपका बहुलक बराबर होता है आपका 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, माध्य दे रखा है और बहुलक आपको दे रखा है। बहुलक कितना दिया है, 40.1, और इधर 3 इंटू माध्य का अपन को निकालनी है। मैं एम से डिनोट कर देती हूँ। और माध्य आपको कितना दे रखा है, 2 इंटू 33.9। तो देखिए 3 इंटू माध्यिका कितना आ जाएगा, इसको इधर लाके जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू माध्यिका की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, 40.1 में आप प्लस कर दो क्या, देखो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7 और 6 67.8, ठीक है। ऐड करो भी इनको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 7 6 4 10, 107.9 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 एम की वैल्यू आ जाएगी। 3 इंटू माध्यिका काट लेते हैं। देखिए 3 से कटता है क्या, 3 से तो नहीं, हाँ, चलो 3 का भाग दे लेते हैं भाई इसमें, है ना। 3 से काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, फिर आपका 2 बच गया, 3 7 21, 35.7 के लगभग आपका कुछ आएगा, ठीक है।
इतना ही आ रहा है ना? हाँ 35 पॉइंट तो आ ही रहा है आपका। अच्छा एक है आपका 3 और एक है आपका 9। तो देखिए एक बार दोबारा से करो, 3 3 9, एक बच गया 17, 3 5 15, फिर 2 बच गया 29। हाँ तो कितना आ जाएगा? 3 नाम 27 होता है ना, ठीक है, 3 नाम 27, तो कितना आ जाएगा? 35.97 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 1/x बराबर 15 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अलजेब्रा चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है कि जब भी आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x आपको n दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं अपन? n का क्यूब माइनस 3n करते, ठीक है, यही करते। तो देखिए यहाँ पे जो आपको n दे रखा है वो कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो x प्लस 1/x आपका 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका कितना आएगा? 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू 15, ठीक है। अब देखिए 15 का क्यूब कितना होता है? 3375 होता है, ठीक है, और ये 15 3 45, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3330 इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन पे यदि आपको 15 का क्यूब नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को यहाँ से भी आप सोल्व कर लेते। बेस का क्यूब करोगे लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा, और 5 में से यहाँ पे भी आपका इकाई अंक 5 ही आता, मतलब 5 में से 5 माइनस होगा तो लास्ट में आपका 0 आना था, और 0 आपका एक ही ऑप्शन में था। तो आपको क्यूब नहीं पता था तो ऐसे इकाई के अंक से भी ऑप्शन देख के आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है और लंबाई दे रखी है कि जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई जो ट्रेन ए है उसकी लंबाई का 1.5 गुना है। तो देखिए फिर इसके बाद में जो ट्रेन बी है वो एक पुल को पार करती है। तो देखिए पहले अपन अपने पास में ट्रेन की जब लंबाई आएगी, उसके ट्रेन बी की लंबाई जब अपने पास में आएगी तभी अपन पुल की लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन आपकी, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो वो एक दूसरे की लेंथ को पार करेगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों की जो लेंथ है उसका योग आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई मैं ट्रेन ए है उसकी लेंथ x मानती हूँ, तो जो बी है भाई ए की ये है तो बी की कितनी हो जाएगी? इसकी 1.5 गुनी 1.5x हो जाएगी, ठीक है भाई 1.5 गुनी है तो 1.5x किसकी? बी की लेंथ हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर होता है 4 इंटू समय। तो देखिए डिस्टेंस तो टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस 1.5x कितना हो जाएगा? 2.5x। भाई दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उसका योग तो कितना आ गया? 2.5x, ठीक है। तो लंबाई जो डिस्टेंस बराबर होती है वो होती है चाल इंटू समय के। अब देखिए चाल जब भी दो ऑब्जेक्ट चलते हैं आपके तो दोनों की चाल लेते हैं, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशा में चल रहे हो तो क्या लेते हैं? उनकी चालों का योग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में मतलब दोनों की चालों का योग लेंगे अपन सापेक्ष चाल। 32 और 28 का जो योग आएगा वो आएगा आपका 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और इस समय कितना भाई पार करने में कितना समय ले रही है? 33 सेकंड का समय ले रही है, तो 33। अब देखिए भाई यहाँ पे ध्यान देना, ये जो चाल है वो है आपके किलोमीटर पर घंटे में और समय है वो आपका सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका मतलब घंटे में है और यहाँ पे सेकंड में है, तो ऐसे नहीं हो ना भाई, आपकी यूनिट जो होती है वो सेम होनी चाहिए। तो अपन को पता है कि अपन चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? यदि मैं चाल को 5/18 से इंटू कर दूं तो अब मेरे पास में जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। और ये 33 सेकंड है ही। अब अपने पास में जो दूरी आएगी या जो डिस्टेंस आएगी, जो लेंथ आएगी ट्रेन की, वो मीटर में आएगी, ठीक है। सोल्व करूं, 6 3 18 और ये 10, 3 से काटोगे 11 बार, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से भी काट लेते भाई, यहाँ पे पॉइंट को हटाओगे 10, तो आप देखो 5 से इसको काटते हो तो 5 और 5 से इसको काटते हो तो 2, ठीक है।
कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, और ये 10 उधर जाके इंटू होगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, 220 मीटर। 220 मीटर किसकी आपकी लेंथ आई है, ट्रेन ए की आई है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन ए की अपन ने एक्स मानी थी, तो ट्रेन बी की क्या हो जाएगी, ट्रेन बी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, इसका 1.5 गुना, 220 का 1.5 गुना 1.5 से इसको क्या करो, इंटू करो। तो देखिए इंटू करते हैं इसको, पॉइंट से हट आएंगे तो नीचे जीरो, मतलब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 15 दूना 30, 30 और 3 33, 330 मीटर क्या आ जाएगी, ट्रेन बी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसने एक सेकंड कंडीशन और दी है कि जो ट्रेन बी है वो किसी पुल को पार करती है, कितने सेकंड में, 54 सेकंड में। तो अब जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, जब पुल को पार करती है ना ट्रेन, तो जो लेंथ लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है अपने पास में 330, और मैं पुल की लंबाई ले लेती हूँ एल, कि माना कि पुल है वो एल मीटर लंबा है, ठीक है। अब देखिए फिर से आपका डिस्टेंस इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल क्या हो जाएगी, अब तो ट्रेन बी अकेली है तो ट्रेन बी की ही चाल आ जाएगी, कितनी, 28 किलोमीटर पर घंटा। और इसको पार करने में, पुल को पार करने में कितना सेकंड का समय ले रही है, 54 सेकंड का समय ले रही है, तो ये आ जाएगा आपका 54। फिर से वही हो रहा है कि आपकी जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, जबकि समय सेकंड में, तो इसको क्या करोगे 5/18 से इंटू करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है। कर लिया, 18 तो ये 54 होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो भाई कितना आएगा, 28 5 140, और 140 को अपन 3 से इंटू करते, 14 3 42, 420 आएगा, ठीक है। और ये 330 इसमें से क्या हो जाएगा, 420 में से माइनस हो जाएगा, तो अपने पास में पुल की लंबाई आ जाएगी, एल की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से देखिए अपने पास में 90 मीटर, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 90 मीटर अपने पास में पुल की लंबाई आ जाएगी, यही पूछा था, ठीक है। तो 90 मीटर, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि पहाड़ी 131 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या बोला है, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी, एक पहाड़ी है ऐसे, जमीन पर कोई बिंदु है, ठीक है, जमीन पर कोई बिंदु ले लेते हैं ऐसे, इस बिंदु से क्या है, पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण, पहाड़ी की चोटी ये है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है भाई, ये जमीन से उन्नयन कोण बनाएगी, ठीक है, कितना है, ये 60 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है। और इसने बोला यदि पहाड़ी 131 मीटर लंबी है, ये जो पहाड़ी है ये कितने, 171 मीटर लंबी, मतलब 171 मीटर ऊंची है पहाड़ी, आपको बोला है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी, ये वाला बिंदु था, इससे पहाड़ी की चोटी ये है, यहाँ तक की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे क्या करा है, पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जब भी मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके पास में कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, जब भी आपको कोण दे रखे हैं क्या, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो जो भुजाओं की लंबाई का जो रेशियो आता है वो क्या होता है आपका, भुजाओं की लंबाई का रेशियो आपके पास में आएगा 1/√3/2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब भी आपके पास में कोण दिए हुए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपके पास में जो भुजाओं की लेंथ का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/√3/2। तो देखिए 60 के सामने क्या क्या आएगा, √3, या मतलब ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 30 के सामने 1 और 90 के सामने कितना, 2। तो देखिए भैया क्या आपको √3 की वैल्यू दी हुई है क्या, कितनी, 171, ठीक है। तो 171 आपकी किसकी वैल्यू है आपके पास में, √3 की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब 2 की वैल्यू आपसे पूछी, तो देख 2 की वैल्यू क्या कर लेंगे अपन, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 19 नाम 171 होता है, मतलब 19 थी 57, इसको देखो 57 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, 171 को क्या लिख सकते हैं, 57 इंटू
हाँ 57 इंटू 3, 7×3 = 21 और 5×3 = 15, 16×17, हाँ ठीक है। और √3 को अपन वो 57 इंटू 3 को, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आपका क्या है, √3 है इंटू 2, ठीक है। तो भाई देखिए √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका आंसर, 57 को 2 से इंटू करोगे तो 114, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 114 √3 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। 114 √3 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 57 और b का तृतीय अनुपाती c है, यदि b पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या बोला है, इसने बोला है 57 और b का तृतीय अनुपाती जो है वो है c, ठीक है। देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं भाई, आपके पास में यदि a अनुपात b समानुपात में है b अनुपात c, तो ये जो c होता है ना, ये होता है आपका तृतीय अनुपाती। कैसे निकालते हैं, c की वैल्यू क्या होती है, b²/a होती है, ठीक है, b²/a, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं, c मेरे पास में क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू क्या है, कैपिटल B, b²/57। अब देखिए इसने b को क्या बोला है, जो b है वो पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योगफल है। पहली 3 समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी भाई, प्राकृत और सम होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी हो जाएगी, पहली प्राकृत समप्राकृत संख्या 2, फिर 4 और फिर कौन सी 6, 6 4 10 और 2 12। तो b की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 12 दे रखी है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144/57। करो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, 19 30 57, 3 से तो कटेगा ये देखो ना, और ये 3 से 3 4 12, 3 8 24, ठीक है, इतनी बार कटेगा। अब देखिए 19 का भाग देते हैं तो 19 दूना 38, 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2.53 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन से में, ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। तो आपको तृतीय अनुपाती क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब भी आपको बोले कि तृतीय अनुपाती है, पहली संख्या को मान लो a, दूसरी को मान लो b, तो तृतीय अनुपाती जो निकालते हैं वो होता है आपका b²/a, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 45:37:73 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 का लाभ अर्जित किया तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सबसे पहले तो आपको देखो पार्टनरशिप चैप्टर में एक चीज याद रखनी है कि आप जिस अनुपात में पैसे लगाते हैं, जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं, उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है, ठीक है। तो आपके निवेश का जो अनुपात है, एक्स वाई और जेड के निवेश का जो अनुपात है वो है 45:37:73। निवेश का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, तो प्रॉफिट का भी जो रेशियो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 45:37:73 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब करते हैं इसको, भाई प्रॉफिट का अनुपातों में ये, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 2790। तो 2790 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 5 3 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 153 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, y और z के हिस्से का अंतर, तो y और z के हिस्से का अंतर आपका क्या आएगा, देखो भाई 11 में से 7 जाएगा तो 4, ठीक है, और यहाँ पे आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3, 34, ठीक है, मतलब 34 है ना, ये 34 की वैल्यू पर हमको फाइंड आउट करनी। करो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे, पहले 3 से काटते तो 3 5 15, 3 एकम 3 51, और यहाँ पे 3 3 नाम 27, 3 3 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से आपका 3 से जा रहा है, मतलब 9 से ही दे लेते, 3 से जा रहा है तो 17, और ये 3 से जा रहा है तो 310 आ जाएगा, ठीक है। 17 दूना 34 होता है तो ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई आपका 620 क्या आ जाएगा, y और z के
हिस्से का अनुपात आ जाएगा 620। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद यह 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। भाई क्या बोला है कि एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 1% खाली रह जाता है। यदि आप 51 लीटर पेट्रोल डालते हो तो 1% खाली रह रहा है, इसका मतलब 99% भर गया। ठीक है, 51 लीटर पेट्रोल में आपका 99% टैंक भर गया। तो क्या 51 आपकी किसकी वैल्यू जाएगी, 99% की हो जाएगी क्या। ठीक है भाई, एक्चुअल में आपका 51 लीटर है, इससे कितना परसेंट भर गया आपका 99%। 1% खाली है, इसका मतलब 99% भर गया। तो 51 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 99% की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इसने बोला है स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है। भाई पूरा भरने के लिए टैंक 100% होना चाहिए, तो 100% की वैल्यू क्या कर लो, यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, करते हैं 16 को परसेंटेज से, तो परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए 3 से काटते हैं, ये 33 और ये 17। ठीक है, 1700 में आपको देना है किसका भाग, 33 का भाग देना है। तो देखिए कितना आएगा आपके पास में, 5, सबसे पहले 5 से इंटू करते, 5 3 15, 165। मतलब 5 बार जाएगा तो 165, फिर 5 बच जाएगा, फिर आपके पास में आएगा 1, मतलब 51 पॉइंट कुछ आएगा, और 51.52 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 51.52 लीटर, उसमें पूरा पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 11 इंटू 14। ठीक है, ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू अपन को रखनी है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 रखनी है, और इससे अपन आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं सोल्व, 11 से काटो 2 बार, और 2 से इसको काटो कितने बार, 7 बार। 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर है 7 के स्क्वायर के, तो आर कितनी आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। मतलब जो वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अपन को पूछा क्या है, वर्ताकार मैदान की परिधि। तो देखिए जब भी आपके पास में, भाई एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे, देखो 22/7 इंटू आर है आपका 7, ये आ जाएगा 44। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगी, वर्ताकार मैदान की जो परिधि है वो 44। ठीक है, कितने आ जाएगी, 44। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 112 में बेचने से पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए भाई, मैं मान लेती हूँ कि एक वस्तु है 100 रुपए की, उस पर 30% की हानि होगी, तो आप कितने में बेचोगे उसको, 70 में। लेकिन आप उसको बेच कितने में रहे हो, 112 में, मतलब 112 आपकी 70 की वैल्यू है। लेकिन यदि इसी पे आपको 15% का लाभ कमाना है, तो 100 की बजाय 100 की वस्तु को आप कितने में बेचोगे, 115 में। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 115 की। ठीक है, तो 115 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, 100 की वस्तु को यदि आप 70 में बेचते हो तो 30% की हानि होती है, मतलब 70 में बेचते हो, लेकिन एक्चुअल में आप 112 में बेच रहे हो उसको। 112 वैल्यू 70 की, आपको 115 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लो इसको सोल्व, देखिए क्या आ जाएगा आपका, 7 से काटो इसको, 7 से ये कटेगा क्या, 7 से ये कटेगा शायद, 7 एकम 7, 7 6 42। अभी इसको 5 से काट लो। ठीक है, 5 दूना 10, और ये 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से इसको काटते हैं तो 8। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई आपका, 23 8 184 होता है क्या,
हाँ 23,8,184 होता है। तो 184 रुपए में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, यदि 15% का लाभ कमाना है तो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भी देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। ये अब देखिए इसकी जो भुजाएं हैं वो है 56, 42 और 70। अब क्या किया जा रहा है, 56 सेंटीमीटर वाली भुजा को मतलब यहाँ से पकड़ के इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है। तो भाई ये कैसे बन जाएगा, घूमेगा तो चारों तरफ घूमेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ऐसे बन जाएगा। आप ऐसे घुमाओगे तो इसको यहाँ से पकड़ के आप ऐसे घुमा रहे हो तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इससे एक शंकु बन गया। देखो ये यहाँ से एक शंकु बन गया। क्या बन जाएगा, ये एक शंकु बन जाएगा। ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसमें इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल होता है। ठीक है। पाई अपन को यहाँ पे मतलब पाई को तो पाई एज इट इज ऐसे कैसे रहने देना है, तो देखिए पाई तो आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। आर देखो आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपन को 42 दे रखी है, यही तो त्रिज्या हो गई ना, इस वाले वर्त की त्रिज्या 42 हो गई। तो ये आ जाएगा आपका 42 और अंदर क्या आएगा 42 प्लस एल क्या होता है त्रिएक ऊंचाई। और त्रिएक ऊंचाई कौन सी होती है आपकी, ये वाली। ये कितनी है भाई 70 है, तो 70 क्या कर दो इसमें ऐड कर दो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो कितना आएगा आपका, ये 42 है, यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या, देखते हैं यूनिट डिजिट से हो जाएगा कि ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 7 और 4 11, लास्ट में आएगा आपका 4 और 4 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में 4704 पाई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4704 पाई। देखिए आप देख रहे हो, यदि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो, तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि कम से कम 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आपको फोकस रखना है ऑप्शन पे जब भी आप एग्जाम में बैठो या घर पे आप प्रैक्टिस करो तो। ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बेड का अंकित मूल्य ₹744 है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन को अपन इस एक्चुअल डेटा का यूज नहीं करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सीधा सा आपको एक रिलेशन बता रखा है कि जब भी आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट ये 4 दे दे तो आपको हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है ना वो बराबर होता है आपका 100 माइनस डी, डी का मतलब छूट डिस्काउंट और बट्टे में 100 प्लस पी। अब यहाँ पे इसने बोला है कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 31% अधिक है। मतलब यदि मैं लागत मूल्य 100 मान लूं तो आपका जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य है इससे 31% ज्यादा, मतलब 131 होगा, तो ये हो जाएगा 131 बराबर। आपको छूट पता करनी है तो डी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। नीचे पी प्रॉफिट कितना दे रखा है, 9% का लाभ हो रहा है तो 109 ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करना है भाई आपको। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना, कटेगा तो नहीं है शायद, ठीक है, कटेगा तो नहीं। ठीक है। तो देखिए अपन क्या करते हैं भाई 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, इसको इंटू का इधर क्या हो जाएगा आपका 109 को इससे इंटू करोगे 109 मतलब 10,900, इसमें भाग देना है आपको 131 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 131 का भाग देना है। देखो इतने से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए 100 कितना है, 10,900 में अपन 131 का भाग दे लेते हैं
तो कितना आएगा, देखिए कितनी बार चला जाएगा भाई, 109 में तो जाएगा नहीं, 1090 में देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा भाई आपका ये, 9 बार जाएगा क्या, 9 तेईस 27 7 2, नहीं 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितने कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 3 24 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 1048 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे अपन 8 मतलब 42 बच जाएगा। आगे अपन 0 उतार लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, 393 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास में, ये 7 ये 2, 27 बच जाएगा। ठीक है, फिर से 0 उतारेंगे तो ये 262 आएगा, मतलब ये आएगा पॉइंट के बाद में 2। ठीक है, 83.2। तो अपना देखो डी कैसे निकलेगा, आप 100 में से 83.2 को माइनस करेंगे तो कितना करोगे, 83.2 को माइनस करोगे 100 में से तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1, 16 पॉइंट कुछ आएगा और 16.79 अपने पास में ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था भी, आपको एक जो 10,900 है उसमें 131 का भाग लगाना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 47 प्लस 49 में आपको भाग देना है 7 का, प्लस 65 माइनस 27। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपन डिवीजन को सोल्व करते हैं, 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा 47 प्लस 7 प्लस 65 और माइनस 27। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं तो सबको मत जोड़ो, आप यूनिट डिजिट ही निकाल लो इसकी। 7 21, 21 मतलब 1 में से 7, 11 में से 7 जाता है तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आता है, 4 आना चाहिए भाई। देखो 7 यहाँ पे, अच्छा ये 5 है, क्या है ये, यहाँ पे 5 है, 65 है। ठीक है, तो 7 7 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 9 में से 7 जाएगा तो लास्ट में 2 आएगा और 2 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऐसे आप हर क्वेश्चन में देखा करो कि यूनिट डिजिट आपका जो है हर ऑप्शन में अलग अलग है या सेम है, सेम है तो उस क्वेश्चन को आप पूरा कैलकुलेट करो, आपका अलग अलग आ रहा है यूनिट डिजिट तो आप यूनिट डिजिट तक ही सोल्व करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, 15 है 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3,330 है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। सीलिंग फैन का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आपका एक क्या है, सीलिंग फैन है, उस पे यदि आप 76% की छूट दे देते हैं तो उसके बाद में उसका मूल्य क्या है, 3,330 है, विक्रय मूल्य 3,330 है छूट देने के बाद में। तो देखो भाई यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो जितना उस पे एमआरपी था उतने में ही आप बेचते। भाई आप कोई छूट नहीं दे रहे, इसका मतलब जितना अंकित मूल्य है उतने में ही आप बेचोगे। तो सबसे पहले अपन अंकित मूल्य निकालते हैं कि अंकित मूल्य कितना था। देखिए कैसे करेंगे, बस 76% की छूट दे रहे हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया जो आपका जो एमआरपी है वो 100 है, उस पे 76% की आप छूट दे रहे हो तो बेचोगे कितने में, 24 में। ठीक है, 100 की वस्तु पे 76% की छूट देके आप उसको 24 में बेचोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ से अपन एमआरपी निकाल सकते हैं कि भाई एक्चुअल में आपने उसको कितने में बेचा, 3,330 में, अपने अकॉर्डिंग कितना आया 24, तो 3,330 आपकी 24 की वैल्यू जाएगी और आप 100 की वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो, देखो भाई कितना आएगा आपका, 4 से यदि आप काटते हो तो ये आ जाएगा 4 से 24 और ये 25 बार कट जाएगा, 6 से इसको काट लो, 6 5 30, फिर से 6 5 30 और फिर से 6 5 30, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना इसको सोल्व करते हैं, 25 5 125 12, 25 5 125 और 12 137, 13, 25 5 125 और 13 आपका कितना हो जाएगा 138। मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 13,875 है। अब इसने बोला है
भाई सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसपे 50% का लाभ होता। 50% का लाभ हो रहा है, मतलब यदि वस्तु का क्रय मूल्य आपका 2 है तो उस पे 1 का लाभ हो के आप कितने में बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो। ठीक है, यही होगा। लेकिन देखो आप एक्चुअल में बेच कितने में रहे हो, जितना उसका अंकित मूल्य उतने में बेच रहे हो, मतलब 13,875 में। तो 13,875 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 13,875 वैल्यू हो जाएगी किसकी, 3 की। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो किससे इंटू कर दो आप, 2 से इसको इंटू कर दो। ठीक है, काटो देखो कितना आ जाएगा, 3 4 12, 3 6 18, 3 दूना 6 और 3 5 15। सोल्व करते हैं तो देखो लास्ट में आपका 0 आएगा, 5 दूना 10 और 0 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से ही करोगे, यूनिट डिजिट से ही करोगे, कितना आ जाएगा आपका 9,250 क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 9,250 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है। 8 संख्याओं का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 8 संख्या है और उनका एवरेज आपको 124 दे रखा है, तो क्या आप 8 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा 8 संख्याओं का योग, योग आ जाएगा, एवरेज को अपन जितनी संख्या है उनसे इंटू कर देंगे। तो यदि आप 124 को 8 से इंटू कर देते हैं तो आपके पास में योग आ जाएगा कितना, 8 4 32। और देखिए इसका 16वां जो भाग है, योग का 16वां भाग सबसे छोटी संख्या है और सबसे छोटी संख्या ही आपको पता करनी है। तो आप डायरेक्ट इसका 16वां भाग ही निकाल लो ना, ज्यादा अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो भाई ये योग आ गया और इसका 16वां भाग क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या अपने पास में आ जाएगी। देखो 2 बार कट गया 8 से और उसके बाद में 2 से यदि आप काटते हो तो 2 6 12, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 62 आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17 है। के किस मान के लिए एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 और 4x स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व है, कॉमन है। भाई दोनों मूल समान है, इसका मतलब इसके मूलों का योग और इसके मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। भाई मूल समान है इसका मतलब इनके मूलों का योग को क्या कर दो आप, बराबर कर दो। इसका मूलों का योग, भाई कोई भी इक्वेशन है आपके पास में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसके मूल मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं अपन, कैसे आता है, माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल जो निकालते हैं वो कैसे करते हैं, सी बटे ए। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है, जब भी इक्वेशन दी हुई है तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। इसमें मूलों का योग कितना आ जाएगा, माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ये बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस 1/4 के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कितना आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 5 दूना 10 और 10 में से 1 जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 9 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। भाई देखिए एक नाव है, वो यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है, फिर वापस आ रही है। यदि वो धारा की दिशा में जाती है तो उसकी जो चाल है वो 41 किलोमीटर पर घंटा, और यदि वापस आती है तो उसकी जो चाल है 20.5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, डिस्टेंस में मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक की डी है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक वापस आई। ठीक है, तो उसने टोटल डिस्टेंस 2d तय करी है, तो 2d की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखिए भाई पहले जा रही है डी दूरी, ठीक है, जब जाती है धारा की दिशा में जाती है तो चाल कितनी है, 41 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल बटे वो दूरी बटे चाल आ जाएगी। चाल कितनी दे रखी है, 41 किलोमीटर पर घंटा।
जब वापस आ रही है तो भी वो डी दूरी तय कर रही है, और अब उसकी चाल जो है वो है 20.5 किलोमीटर पर घंटा, और ये टोटल डिस्टेंस तय करने में उसको कितना समय लगा है, 13 घंटे का समय लगा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डी की वैल्यू, 2d चाहिए अपन को, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो करो, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पे मैं 10 कर दूं, और जब इसको काटेंगे तो देखो 5 से काटेंगे ये 2 बार, 5 से काटेंगे ये 5 4 20, 5 एकम 5, 41 बार कट जाएगा, ये भी 41 है, ये भी 41 है, ये 2d प्लस डी कितना हो जाएगा, 3d बटे 41 बराबर बराबर में हो जाएगा आपका 13। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ से आपकी आ जाएगी कितनी, 13 बटे 41 इंटू 3, यही आएगी ना। ठीक है, डी की वैल्यू, सॉरी ये 41 आपका इधर जाके इससे इंटू होगा ना, नीचे क्यों आएगा। ठीक है, 41 आपका क्या होगा, यहाँ जाएगा, और बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आपको 2d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ क्या करो आप, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी और इधर भी। अब इसको सोल्व कर लो, 13 दूना 26, और 26 को आप 1 से इंटू करते हैं तो आपका आएगा 6, 6 आपका 2 ऑप्शन में है, 26 से कम 26, 6 2, 26 4 104, और 2 कितना हो जाएगा 106, कितना आ जाएगा भाई, 1066 बटे 3 किलोमीटर की आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई इसने तय की दूरी पता करनी है, कुल दूरी बतानी है, तो 2d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है भाई, आपको इसका आधा भी दे रखा है, 533 भी दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, यदि उसका व्यय ₹320 है तो उसकी आय कितनी होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचा रहा है, इसका मतलब वो 50% खर्च कर रहा है। ठीक है, अपनी आय का 50% बचाता है मतलब 50% खर्च कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा है वो 320, तो 320 50 की वैल्यू, और आय 100 होगी। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100 में से वो 50%, 100% में से 50% बचा लिया और 50% खर्च कर दिया। ठीक है, तो देखिए सोल्व कर लो इसको, भाई आधा बचा रहा है, भाई आधा उसने खर्च कर रहा है तो आधा उस वो बचा रहा है, मतलब जो आय हो जाएगी वो उसकी दुगनी हो जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं, ओरल भी इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से इसको सोल्व करेंगे अपन। देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। तो देखिए भाई वर्तमान का नहीं दे रखा, 3 वर्ष पहले का आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मैं पुत्र की आयु को क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी भाई, पिता की आयु 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु के 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना से 30 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, 30 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। अब से कितने वर्ष बाद, वर्तमान से पूछ रहा, पहले वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में पिता की आयु क्या हो जाएगी, 2x, भाई 3 वर्ष पहले है तो 3 जोड़ोगे तब वर्तमान में आओगे, तो 2x, इसमें 3 जोड़ोगे तो 33, और पुत्र की जो आयु आएगी वो वर्तमान की कितनी आएगी, भाई 3 वर्ष पहले x थी तो अब कितनी आ जाएगी, x प्लस 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे इसमें, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। मैं मान लेती हूँ अपनी तरफ से कि y वर्ष के बाद में, ठीक है x अपन ने मान लिया, अब मान लो कि y वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा, जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी y वर्ष बाद में। ठीक है, वर्तमान में यह है, y वर्ष बाद में मतलब 2x प्लस 33 प्लस y। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, y वर्ष बाद में x प्लस 3 प्लस y।
भाई वायु और जोड़ोगे ना, मान लिया कि वायु वर्ष बाद में उनकी आयु क्या हो रही है, पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो पिता की आयु वायु वर्ष बाद में इतनी और पुत्र की आयु वायु वर्ष बाद में इतनी, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये आएगा 2x प्लस 33 प्लस वाई बराबर में 2x प्लस 6 प्लस 2y। ठीक है, देखिए भाई 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 इधर आके 33 में से आपका माइनस होता है तो कितना आ जाएगा 27, और ये y जाके इधर इधर 2y में से माइनस होगा तो आपका कितना बच जाएगा, y बच जाएगा। मतलब 27 वर्ष के बाद में जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपन को, तो y कितना आ गया अपना 27 आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाने के बजाय यदि बेसिक से जाते हो ना तो इजीली आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, रुपए 900 की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई मासिक ब्याज की दर है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, आप सीधा क्या कर लो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू धन इंटू समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, मूलधन कितना है 900, दर कितनी है 6, समय कितना है 12 माह है। भाई माह है तो माह ही रहने दो, क्योंकि आपकी जो दर है वो भी मासिक है, बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और अपना कितना आ जाएगा, जो ऐसा ही आएगा वो कितना आ जाएगा 9 6 54, 54 को अपन 12 से इंटू कर लेते हैं तो लास्ट में अपना कितना आ जाएगा 54 को 12 से इंटू करते हैं तो 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा। 12 चौक 48, हासिल में 4, 12 5 4, 12 5 60 और 4 64, 648 क्या आ जाएगी, इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 900 की धनराशि पर। ठीक है भाई, बिल्कुल अपन ने इजीली किया है, अपना जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का वो लगा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं भाई, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप क्या लेते हो, एचसीएफ लेते हो किसका, यहाँ पे इसका डिफरेंस लो, इन दोनों को डिफरेंस का, इन दोनों के डिफरेंस का और इन दोनों के डिफरेंस का। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, देख लो इस क्वेश्चन को ना, कोई ट्रिक व्रिक यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे। वे कैसे करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, पहले बड़ी में से छोटी घटाना है। तो देखिए 2815 में से अपन 1063 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 5 में से 3 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे आपको बच गया 7, 1752 आ गया। ठीक है, इसके बाद में आप 3451 में से 2815 को माइनस करूं तो देखिए कितना आ जाएगा भाई, लास्ट में आएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 1 जाता है तो 3। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 8 मतलब 14 में से 8 जाएगा तो 6, 636 आएगा। ठीक है भाई, लास्ट में अपन क्या करेंगे, 3451 में से 1063 को माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 11 में से 3 जाएगा तो 8 है ना, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ पे 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और फिर यहाँ पे अपना बच गया 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और आपका ये आ जाएगा 3 में से 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितना आ जाएगा 2388। इनका क्या लेना है अपन को, एचसीएफ लेना है। भाई देखिए एचसीएफ कैसे लेंगे, या तो इनका डिफरेंस ले लो। ठीक है, डिफरेंस लेके फिर आप पता कर लो। ठीक है भाई, अपन एचसीएफ कैसे लेते हैं, जब भी बड़ी संख्याएं हैं उनके डिफरेंस का एचसीएफ भी ले लेते हो ना आप, तो वो क्या आ जाएगा, संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो या तो डिफरेंस से कर लो, देखो इन दोनों का यदि डिफरेंस अपन लेते हैं तो ये 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 6 7 में से ये 1 और 1, 1116 आ जाएगा।
अब इसको देखो, या तो ऐसे कर लो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है भाई, इसको क्या कर सकते हो, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8 और 31, 4 7 28 और 4 नाम 36, इतना आ गया। देखिए 3 का मल्टीपल सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 3 नाम 27 और 3 3 9। ठीक है, अच्छा 9 का ही जा रहा है ना, 3 का क्यों, 9 का ही जा रहा है। ठीक है, तो 9 से ही कर लो इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 3 27, 9 एकम 9। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखो पहले 4 से किया, फिर देखो 4 दूना 8, 4 7 28, 4 नाम 36। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो भैया, आपको देखना है कि 4 का मल्टीपल, तो ये देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का, मतलब 4 तो आएगा आपके एचसीएफ में। ठीक है, एचसीएफ में आपका 4 तो आएगा। और उसके बाद में आप देखो कि 9 का मल्टीपल कौन कौन सी संख्या है, 7 और 1 8, 8 और 5 13 14 15, यही आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 का तो होगी, देखो 7 और 1 8, 8 और हाँ 15 है, तो ये 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल ये भी दिख रहा है, और 3 का मल्टीपल 8 8 16 17 18, ये भी आपका 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 भी आएगा। ठीक है, 9 नहीं आएगा, 3 आएगा। अब देखो कि 31 का मल्टीपल इनमें से कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, 31 का मल्टीपल इसको ही देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या को। 31 दूना 62, एक बच गया, 16 में आपका 31 का भाग नहीं जाता, मतलब ये 31 का मल्टीपल नहीं है, तो और कुछ चेक मत करो। ठीक है भाई, एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 31 का इसमें नहीं जा रहा, तो और कुछ चेक नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना एचसीएफ कितना आ गया भाई, यहाँ से देखिए एचसीएफ आ गया अपना 12। ठीक है, और ये जो एचसीएफ आया है, यही अपने पास में क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन भाई, वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स का भाग दे लो कोई सी भी संख्या में। ठीक है, सब में आपका जो शेषफल आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो शेषफल निकालेंगे अपन, क्या करते हैं, 1063 में मैं 12 का भाग देके रिमाइंडर पता कर लूं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 98। ठीक है, कितना बच गया, 10, 103, 12 98, और आपका कितना बच गया, 7 बच गया क्या, 4 और 3 7, तो 7 आ गया। मतलब y मेरे पास में आ गया 7 और x आ गया मेरे पास में 12, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके अपन 3x माइनस 14y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो x कितना आया, 12 आया, 12 3 36, माइनस करना है 14 को 7 से इंटू करो, 98 होता है क्या, कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, कितना आएगा आपका, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 6, लेकिन माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस का 62 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है, विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल ये बचता है, तो आप क्या करोगे, जो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस लो, बड़ी में से छोटी का घटाओ, और फिर उनका एचसीएफ लो, वो आपके पास में x की वैल्यू होगी। और y की वैल्यू क्या आएगी, जब एचसीएफ आपके पास में आ जाए, उस एचसीएफ का यदि आप किसी भी संख्या में भाग दे लोगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास में y की वैल्यू आएगी। ठीक है, और उसके बाद में आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। भाई देखिए 2 पाइप है भरने वाले, मैं नाम दे देती हूँ ए और बी। ठीक है, जो ए है वो टंकी को 35 मिनट में भर सकता है, जबकि जो बी है वो 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक खाली करने वाला नल भी है तली में। ठीक है, अब ये जब ये तीनों पाइप खुले रहते हैं, मतलब ए बी के साथ में जब खाली करने वाला पाइप भी खुला हुआ रहता है, खाली कर रहा है तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सी भी खुला हुआ रहता है तो टंकी को भरने में 6 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
क्या करेंगे भाई, टंकी की क्षमता पता करते हैं। कैसे? 35, 15 और 6 का एलसीएम लेके। तो देखिए कितना आएगा भाई एलसीएम आपका। 35 को यदि 3 से इंटू करते हैं तो अपना आएगा 105, और 105 को आप 2 से भी इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 210। इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है, कितना आएगा 210 इसका मतलब 210 एलसीएम आ जाएगा। कितना भाई कितनी बार जाएगा 210 में आपका 35 का जो भाग जाएगा वो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार। तो पाइप ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 210 में 15 का भाग दो, 15 एकम 15, कितना बच गया? 6। 15 4 60 होता है तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6 का भाग दो भाई इसमें, देखो 6 दूना 6 3 18, 6 3 18 और 6 5 30, 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गए। ठीक है, यही आएगी। ठीक है, यही आ रहा है। देखिए भाई यहां से अपन a प्लस बी माइनस सी आपका कितना आ रहा है? a प्लस बी माइनस सी बराबर आपका आ रहा है 35। a प्लस बी कितना है? 14 और 6 20। ये 20 आपका देखो, ये 20 है और ये c है, ये 35। तो देखिए c की कैपेसिटी आपके पास में आ जाएगी क्या भाई? 35 में से 20 जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये जो पाइप सी है वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो सी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी आपके पास में? 15 आ जाएगी। तो जो सी पाइप है वो 1 मिनट में आपका क्या कर सकता है? 15 भाग को खाली कर सकता है। ठीक है, जो सी पाइप है वो 1 मिनट में 15 भाग को क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ठीक है भाई, तो देखिए अब कैसे करेंगे। यदि ये दोनों बंद हैं, ये दोनों पाइप बंद है, भरने वाले पाइप बंद है, और पूरी भरी हुई टंकी है, उसको यदि ये खाली करने वाला पाइप है तो वो कितनी देर में खाली कर देगा? मतलब यदि खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में 15 भाग को खाली करता है तो 210 भाग को खाली करने में उसको कितना समय लगेगा? 210 में आप भाग दे दो किसका? 15 का, कितना आ जाएगा आपका? 14। तो 14 मिनट में क्या कर सकता है आपका पाइप सी? पूरी टंकी को खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 14 मिनट में। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। 12 की पावर 0.36 बराबर है x, और 12 की पावर 0.64 बराबर है y। x की पावर है z और y की पावर है 4, तो z का लगभग मान कितना होगा? देखिए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है? 12 की पावर 0.36। तो मैं x की जगह क्या लिख दूं? 12 की पावर 0.36, और इसकी भी पावर अपन को क्या दे रखी है? z दे रखी है। ठीक है, बराबर y को मैं क्या लिख दूं? बराबर y को मैं क्या लिखूं भाई? 12 की पावर 0.64, और इसकी भी पावर कितनी है? 4 है। और अपन को पता है कि पावर ऐसे होती है तो इंटू में हो जाती है, तो 12 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.36 z, और इधर देखो क्या हो जाएगा? 12 की पावर 64 को 0.64 को 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 16, 6 4 24 और 1 25, कितना आ जाएगा? 2.56 आ जाएगा। और अपन को पता है कि जब बेस आपका समान होता है और बराबर में है, बेस आपका सेम है और बराबर में है, तो पावर भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा? 0.36 जेड है वो बराबर हो जाएगा 2.56 के। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, और आपका देखो 6 से काट लो, 6 6 36, 6 से इसको काटोगे 6 4 24, 6 से तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या? 6 से नहीं कटेगा भाई, है ना? 6 से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा किससे? 4 से कटेगा। 4 से 4 नाम 36, और 4 से ये कटेगा आपका 4 से 24, 4 4 16। ठीक है, 64/9 आ जाएगा आपका। जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 64/9
9। आगे सोल्व करेंगे, 9×7 = 63, 7.11 आपका दे रखा है किसमें, ऑप्शन बी में। तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.11 आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम 12 नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, तो प्रथम 12 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 ऐसे करके आपके 12 तक। कैसे पता करते हैं भाई संख्याओं का औसत, n+1/2। प्रथम n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1+n/2। तो 1+n कितना है, 12, 12 और 1 13, 13/2 कितना हो जाएगा आपका 6.5। तो कितना आ जाएगा 6.5, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 16√2 सेंटीमीटर है। भाई देखिए जिनको सीधा सीधा फॉर्मूला याद है एरिया का समषष्टभुज का, वो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से इसको कर लो। क्या होता है 3√3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। और जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो देखो कि समषष्टभुज होता है वो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, समषष्टभुज क्या होता है, 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। 6 समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू a²। तो आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए 2 से काटोगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, यहाँ से भी आपका 3√3/4 इंटू a²। ठीक है, जो समषष्टभुज होता है 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3√3/2, a कितना दे रखा है आपको 16√2, 16√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, कर लो सोल्व, 2 से 2 कैंसिल, 3 से इसको इंटू करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 और 18 आपका 8 आपका यूनिट प्लेस पे एक ही जगह पे है ऑप्शन डी में 8। ठीक है, √3 तो आएगा ही, कितना आ जाएगा आपका आंसर 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही ज्यादातर क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से यदि आप रेशियो मेथड से करते हो इस क्वेश्चन को तो अपन इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर पूछा है। तो देखो भैया आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, तो देखिए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालेंगे, 3 वर्ष पहले का जो रेशियो निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 वर्ष पहले और वर्तमान का रेशियो, और वर्तमान का रेशियो क्या आएगा, 25% की दर से बढ़ रही है। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। मतलब जनसंख्या आपकी क्या है, 4 है। कब, 3 वर्ष पहले यदि आपकी 4 है तो 1/, आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। 25% की वृद्धि हो रही, तो 3 वर्ष पहले यदि आपकी 4 है तो 1 वर्ष में 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, 1 वर्ष में 5 हो रही है, अपन को 3 वर्ष का निकालना है तो कैसे करते हैं भाई, 3 साल के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। करो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, ऐसे ही रेशियो निकाल लेते हैं 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या, और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यदि 2 वर्ष पहले आपकी जनसंख्या 4 थी तो 1 वर्ष में 1 बढ़ के 5, 2 वर्ष का निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 16:25। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें कैसे, भाई ये वर्तमान का रेशियो है और ये भी वर्तमान का रेशियो है। वर्तमान में जो जनसंख्या है वो अलग अलग थोड़ी ना हो सकते, वर्तमान में तो आपकी एक ही होगी ना जनसंख्या, मतलब वर्तमान का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, वर्तमान का रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए। तो भाई ये 125 है, तो क्या मैं इसको 125 नहीं बना सकती क्या? किससे इंटू करूं? 5 से इंटू कर लो। तो पूरे रेशियो को क्या कर लो आप? 5 से इंटू कर लो। तो ये तो 16 5 80 और ये 125। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है कितनी? 1,60,000। 1,60,000 वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। वर्तमान जनसंख्या का रेशियो कितना है अपने पास में? 125। तो 1,60,000 किसकी वैल्यू? 125 की। अब आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 80 और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 64। तो 80 और 64 का जो अंतर आएगा वो आपका क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना। कितना आएगा? 80 और 64 का अंतर 16 आएगा। ठीक है, तो 16 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी। तो ऐसे देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है भाई, करो देखो, सोल्व करेंगे इसको। 25 से काटते हैं पहले। 25 5 125, इसको 25 से काटो। 25 6 150, 10 बच गया। ठीक है, और 25 4 100, 6400 बार कट जाएगा। फिर से 5 से काट लो एक बार आप। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 1280। अब 1280 को क्या कर लो आप? 16 से इंटू कर लो। तो देखिए लास्ट में तो जीरो आएगा, दहाई के अंक पे देखेंगे अपन 8 6 48, मतलब लास्ट में 8 जीरो आएगा। और देखिए आपका 8 जीरो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसमें? ऑप्शन डी में। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 20,480 क्या आ जाएगा? तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष की जो जनसंख्या है उसका अंतर आ जाएगा। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर कितना आ जाएगा? 20,480 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है यदि आप इसको रेशियो मेथड से। वैसे यदि आप मेथड से करोगे ना फॉर्मूला लगा के, तो थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है अपना? x a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है यदि और a y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y के 20 होने पर x 39 है, तो y के 2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो, सबसे पहले इसने बोला जो x है वो a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, और जो a है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अपन को वैल्यूज x और y की दे रखी है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं? a को क्या लिख सकते हैं? 1/y। ठीक है, a को क्या लिख सकते हैं? 1/y। तो देखिए a को यहाँ पे अपन y लिखेंगे, y की फॉर्म में लिखेंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 1/y स्क्वायर। और देखो इस चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल अपन को मानना पड़ता है। तो मैं मान लेती हूँ k/y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है y 20 होने पर x 39 है। y 20 होने पर x कितना है? 39 है। तो k की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। y कितना है? 20, मतलब ये आ जाएगा 400। तो k की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी? 39 इंटू 400। ठीक है, अब देखो इसने सेकंड कंडीशन दी है y के 2 होने पर x का मान। भाई इसी में फिर से आपको x पता करना है, y आपको 2 दे रखा है, और k की वैल्यू क्या आएगी? क्या आगे भी अपने पास में 39 इंटू 400 बटे में क्या आ जाएगा आपका? y की वैल्यू 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर? 4 से काटोगे 100, और ये आ जाएगी x की वैल्यू 3900 या 3900। ठीक है, क्या आ जाएगी? ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, 3900 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में, अच्छा ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा? देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइम होता है वो जो एफिशिएंसी होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब टाइम का यदि रेशियो दे रखा है तो एफिशिएंसी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको ये रिलेशन आपको पता रखना है। अब इसने देखो क्या बोला है, ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर।
ठीक है। तो देखिए टाइम का जो रेशियो आएगा यहाँ पे तो अपना 1:1 आएगा। मतलब जितने टाइम में ए अकेले काम को कर रहा है उतने ही टाइम में बी और सी मिलके काम उस काम को करते हैं। ठीक है। तो देखिए भाई टाइम का रेशियो है तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी का रेशियो भी यही हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई आपका, यही हो जाएगा। यही क्या बन जाएगा आपका, एफिशिएंसी का समता का रेशियो बन जाएगा ए। मतलब ए अकेला एक काम कर सकता है एक दिन में, तो बी और सी दोनों मिलके भी एक दिन में एक ही काम करेंगे। ठीक है। अब इसने बोला है बी और सी, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 7 दिन में, जबकि जो सी है वो अकेला कितने दिन में, 9 दिन में कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं, कैसे, इनको इंटू करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 9 7 कितना आ जाएगा, 63। ठीक है। अब देखिए ए और बी की जो एफिशिएंसी अपने पास में आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 नाम 63 9, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 7 63 7 आ जाएगी। ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में 9 और सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में 7। ठीक है। अब देखिए यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की एफिशिएंसी यहाँ जोड़ती हूँ तो मेरे पास में आती है 2, लेकिन मैं इन तीनों की एफिशिएंसी यहाँ जोड़ती हूँ तो इन दोनों की 9 है और इसके 7 है, 9 और 7 16। भाई तीनों ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है वो सेम होनी चाहिए दोनों जगह। तो आप क्या कर लो भाई, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 बनाओ। 16 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे आप, 8 से इंटू करोगे, तो ये होगी 8। यदि इसको 8 से इंटू करोगे तो आपका ये अनुपात पूरा 8 से इंटू हो जाएगा। मतलब ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 8 8 हो जाएगी। अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। अब देखिए भाई अकेले ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में 8, सी की एफिशिएंसी आपको दे रखी है कितनी, 7। तो क्या आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, भाई बी और सी दोनों की एफिशिएंसी यदि 8 है उसमें से सी की अकेले की 7 है तो बी की कितनी है, 1 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है। करो देखो इस क्वेश्चन को, आपको बोला पूछा क्या है इसने, बी अकेले इस काम को करने में कितने दिन ले सकता है। भाई बी 63 काम को करने में कितना टाइम लेगा, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, 63 काम कितने दिन में करेगा, 63 दिन में ही करेगा। ठीक है। कितने दिन में, 63 दिन में। भाई ये क्या हुआ, 63 डेज ही आएगा ना, बी का ही पूछा है ना। ऑप्शन में मिस्टेक है क्या, दिखती हूँ एक बार। देखिए भाई ऑप्शन में यहाँ पे 3 नहीं है, ये 63 है। ठीक है। ऑप्शन में क्या है आपका, यहाँ पे 63 है, तो आप इस 3 को हटा दो यहाँ से, आपका 63 दिन ही क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आंसर में थोड़ी सी मतलब प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे 63 डेज इसका आंसर आएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आपके पास में एक वृत्त है। ठीक है। केंद्र क्या है इसका, इसका केंद्र दे रखा है ओ,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी है। यहाँ पे क्या है, एक जीवा है ए बी, और केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए भाई, आपको एक बात पता रखनी है, केंद्र और किसी जीवा के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वो क्या होती है, उस जीवा पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उस जीवा पे यदि आप 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, आपको बोला है यदि केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कितनी है, 6 कितनी दे रखी, 4.5 आपको दे रखी है, तो जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो कैसे करेंगे, इस त्रिभुज की, इसकी जो आपको त्रिज्या दे रखी है वर्त की, वो दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी जीवा पे परपेंडिकुलर डाला जाता है केंद्र से, तो वो परपेंडिकुलर है, वो उस जो जीवा है उसको बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब यदि इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये जो जीवा है बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, मतलब आधी ये और आधी। ठीक है, तो देखिए अपने पास में ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप क्या करो, इसमें ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो कितना है 36 बराबर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, आधार में मान लेती हूँ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20 25 होता है, तो 20.25 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 36 में से 20.25 को घटाते हैं तो अपने पास 7.75, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 5, तो ये 15.75 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखिए इसका अपन क्या लेंगे, रूट लेंगे दोनों तरफ। यदि आप रूट लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, अपना पॉइंट हटाएंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो नीचे आपका आएगा 100। ठीक है, अब देखो 25 से ही कट रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 25 इंटू 25 है 150, 150 और 7 25 3 75। ठीक है, 25 इंटू 63, और 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, 63 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 इंटू 7। तो भाई इस वाली संख्या को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, और बट्टे में 100 है। ठीक है, 25 नाम 225, 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15, और बट्टे में क्या है आपका 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा रूट में 7। ठीक है, 15/10 को क्या लिख सकते हैं, 1.5, 1.5 रूट 7 क्या आ जाएगी आपके पास में, ये x की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, यदि आपके पास में ये आधी जीवा की लंबाई कितनी आई 1.75, तो पूरी जीवा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में 1.5 रूट 7 को किससे इंटू करोगे आप, 2 से इंटू करोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 रूट 7 जीवा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 रूट 7 आपके पास में जीवा की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके साथ में ही मैंने आपको जो 10 जून को आपका फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है, बहुत ही इजी से और एक अच्छे वे में मैं आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ। और देखिए आप और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हो, यदि आप इन सेट को लगा रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि आप प्रीवियस ईयर में यदि पेपर्स को सोल्व कर रहे हो सब एग्जाम के, तो सबसे जो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं वो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें ही बन रहे हैं। तो यदि आप एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स को सोल्व कर लेते हैं तो आपके और अदर एग्जाम जो भी हैं उनकी मैथ इसमें ही हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, आप यदि इन 47 शिफ्ट का भी रिवीजन करके जाते हैं तो मेरे को ऐसे लगता है कि आप मैथ्स में तो पूरे में से पूरे करके आओगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, सारे वीडियोस देखना है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को। ठीक है भाई, थैंक यू।